ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखो अब इसका रिवीजन कर रहे हैं हम। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ह्यूमन आई के सारे पार्ट्स और उनके बारे में फंक्शंस उनके। पहला पार्ट आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, जो आउटर कवरिंग होती है आपकी आई की, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। सारी रिफ्रैक्शन, मोस्टली रिफ्रैक्शन कॉर्निया के थ्रू होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहां होती है आई में, दैट इज कॉर्निया में। कॉर्निया के बाद आपका आइरिस और प्यूपिल। आइरिस क्या करता है, कॉर्निया के बाद आपकी एक स्मॉल ओपनिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। आइरिस उसको रिस्पॉन्सिबल है कि वो कितनी ओपनिंग रहेगी वहां पे, ज्यादा या कम। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ज्यादा ओपनिंग होगी या कम ओपनिंग होगी, लाइट के ऊपर। अगर ब्राइट लाइट होगी तो ओपनिंग कम होगी, अगर डिम लाइट होगी तो ओपनिंग ज्यादा होगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइरिस का फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। क्लियर। और लाइट एंटर कहां से होती है, प्यूपिल। ठीक है, आपकी जो लाइट एंटर होती है वो प्यूपिल के थ्रू होती है। प्यूपिल के बाद क्या होता है नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि आपका किस शेप का होता है, कन्वेक्स। क्रिस्टलाइन लेंस कौन सी शेप है, कन्वेक्स। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स। अब आप सबने पढ़ा हुआ है कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्ज करता है और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहां पे, रेटिना पे। उस पे बाद में आएंगे। नेक्स्ट फर्दर एक और चीज, लेंस को कौन होल्ड कर रहा है, सिलियरी मसल। अब आप बैठे बैठे ही पास की चीजें भी देख सकते हो और दूर की चीजें पे भी फोकस कर सकते हो, यानी फोकल लेंथ अपना चेंज कर सकते हो। तो वो हेल्प कौन कराता है आपको चेंज करने के लिए, सिलियरी मसल्स। देन इसके बाद आपका बेटा रेटिना। रेटिना क्या है, आपकी स्क्रीन, एक तरीके से स्क्रीन जहां पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। क्लियर। और रेटिना पे क्या होते हैं, दो टाइप के सेल्स। कौन कौन से, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स कब एक्टिव होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू, ये आपके नेम जो दिए हैं वो उनकी शेप के अकॉर्डिंग दिए हैं। रॉड मतलब स्ट्रेट लाइक रॉड टाइप में होते हैं और कोन कोनिकल शेप में होते हैं। क्लियर। तो रॉड का क्या काम है, डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं ये। क्लियर। और फिर आपकी क्या करते हैं, देखो इमेज रिसीव करते हैं और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसके थ्रू जाती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। कहां, ब्रेन में। तो एट्थ आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ब्रेन। ब्रेन, ब्रेन आपकी उस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को सीधा करता है। क्लियर। और आपको बताता है। अब देखो आपके पास कितनी आईज हैं, सबके पास दो है ना, ठीक है, कईयों का एक भी होती है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट हमारे पास जो दो आईज हैं उससे क्या होता है, दो इमेजेस बनती हैं। बट आपको कभी ऐसा ऑब्जर्व होता है कि आपको दो अलग अलग इमेज दिख रही हो एक चीज की, तो ब्रेन क्या करता है, उस दोनों इमेज को कंबाइंड करके एक इमेज फॉर्म करता है। आया समझ में, ये काम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन का है। एक तो रियल इमेज को सीधा करना और दूसरा दो इमेजेस को कंबाइंड करके एक इमेज प्रॉपरली फॉर्म करना। क्लियर। अगर दो चीज आपको एक ऐसे वो ब्लर होता हुआ दिखेगा नहीं, तो फिर दो इमेजेस अगर एक साथ देख रहे हो तो। आई बात समझ में, जैसे एक फोटो के ऊपर दूसरी फोटो रख दो थोड़ी सी स्लाइटली पोजीशन चेंज करके, तो आपको ब्लर दिखने लग जाएंगी। तो वैसे ही हमारी आईज में भी हो सकता है, बट ब्रेन ऐसा होने नहीं देता, उन दोनों को कंबाइंड करके एक इमेज आपको दिखाता है। क्लियर। तो वही ब्लरनेस हो जाएगी ना, फिर हमें प्रॉपरली नहीं दिखेगी। यहां तक क्लियर हो गए सारे पार्ट्स बेटा। रॉड्स का काम क्लियर हो गया। डिम लाइट में कोन्स, ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होते हैं। कोन्स का एक और काम है बेटा, कलर डिस्टिंग्विश करना। ठीक है, कोन की हेल्प से हम कलर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर। डिम लाइट में हम कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब जैसे कई आपने सुना हो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो वो इसी वजह से। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस कब होगा, जब रॉड सेल्स कम होंगे। क्लियर। और कुछ आपने एनिमल सुने होंगे कि जो रात में देखते हैं, लाइक आउल। क्यों, क्योंकि उसमें रॉड सेल्स ज्यादा होंगे, फिर कोन सेल्स कम होंगे। क्लियर। तो ये एग्जांपल्स या ऐसे क्वेश्चंस भी आपको घुमा फिरा के
पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया सबका बेटा? अब एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहां होता है आपका? आगे आगे बेसिकली कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है, और लेंस और रेटिना के बीच में दैट इज विट्रस ह्यूमर। अब इनका क्या काम है? ये आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह डिसॉल्व होते हैं, वो आपकी आई को प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे बॉडी पार्ट्स में सबको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एवरी पार्ट ऑफ द सेल। क्लियर? एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जो सेल से बनी हुई, सेल को काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड इनकी हेल्प से होते हैं। और इवन जो आपके टीयर्स भी आते हैं वो एक्वस ह्यूमर होता है। क्लियर? हाँ, खा लिया पानी, एक्वस ह्यूमर खा लिया, पी लिया। हाँ, तो नमकीन नमकीन लगते हैं, ठीक है। टीयर्स, आंसू, ठीक है। हाँ, नाउ ब्लाइंड स्पॉट। अब एक और चीज है बेटा, ब्लाइंड स्पॉट। देखो, ब्लाइंड स्पॉट आपका एक जगह होती है रेटिना में ही, जहां पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व जा रही होती है, ठीक है। रेटिना से ऑप्टिक नर्व जहां निकलती है उस पॉइंट पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, मतलब वहां पे रेटिना के सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि वहां पर अगर सपोज बाय चांस इमेज बन गई, क्लियर, तो वो आपको रिसीव नहीं होगी। रिसीव नहीं होगी तो रॉड और कॉन सेल्स यहाँ वहां पे एक्टिवेट हो ही नहीं रहे हैं, वहां पे नहीं एक्टिवेट हो रहे तो इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं बनेगा और ना ही वो ब्रेन पे सेंड की जाएगी। तो वो एक तरीके से, यानी वहां पे इमेज तो बन रही है बट वो रिसीव नहीं हो रही है, तो वो क्या हो गया? ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर? यानी वहां पे जो इमेज बनेगी वो हमें नहीं दिखेगी, यानी वो हमारे लिए एक स्पॉट टाइप हो गया और जहां पे हमें नहीं दिखेगा। क्लियर? जैसे आपने अगर कभी देखा हो, हम एक ही जगह पे फोकस कर सकते हैं, एक साथ दो जगह पे फोकस नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये चीजें इसी वजह से हैं। नाउ अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बेटा पूछी जा सकती हैं, दैट इज एकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। अब आप देखो, हमने बात की थी अभी कि हम पास के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं बिना अपने आप को हिलाए। क्लियर? आईज हमारी अपने आप एडजस्ट कर रही है फोकल लेंथ को। कौन फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी, अगर हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं तो सिलियरी मसल्स उस टाइम पे रिलैक्स पोजीशन पे होती हैं, ठीक है। सिलियरी मसल्स उस टाइम पे रिलैक्स पोजीशन पे होती हैं, तो लेंस आपका थिनर होता है इस टाइप का। क्लियर? और जब आपकी लाइट, आपको फोकस करना है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे, तो सिलियरी मसल स्ट्रेच हो जाती हैं और लेंस को थिकर कर देती हैं इस टाइप से, तो थोड़ी सी फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी पावर लेंस की बढ़ जाती है। क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हम फोकल लेंथ कम कर रहे हैं तो पावर बढ़ जाएगी। क्लियर? पावर बढ़ने की वजह से क्या होगा? ज्यादा जल्दी फोकस हो पाएगा कम पोजीशन पे भी। क्लियर? तो दैट्स वाई जब हम पास के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो हमारा लेंस थिकर हो जाएगा, ठीक है। सिलियरी मसल्स आपकी जो अटैच है यहाँ पे वो स्ट्रेच हो जाएंगी। क्लियर हो गए दोनों कंडीशन? पास के ऑब्जेक्ट्स या दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें देखने हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा लेंस अपने आप एडजस्ट करेगा, मतलब सिलियरी मसल्स लेंस को एडजस्ट करेंगी फोकल लेंथ, ताकि हम पास के ऑब्जेक्ट्स और दूर के ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाए। क्लियर? इसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर? ऑटोमेटिकली सिलियरी मसल्स वहां पे काम करेंगी। डन ये चीज? नाउ और कोई पॉइंट? पावर ऑफ अकोमोडेशन क्लियर हो गया? हम कितना मिनिमम देख सकते हैं बेटा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम इंफिनिटी। क्लियर? फार पॉइंट ऑफ द आई इज इंफिनिटी। क्लियर? क्योंकि कहां तक देख सकते हो? सन देख सकते हो, स्टार देख सकते हो, कितनी दूर है? इंफिनिटी। बट मिनिमम पॉइंट जो बोला आपको वो 25 सेंटीमीटर क्यों है?
क्योंकि देखो 2 आईज है हमारे पास, अगर हम ज्यादा क्लोज रखेंगे तो क्या होगा, हमारी आईज ज्यादा स्ट्रेच होंगी, लेंस सिलियरी मसल्स ज्यादा स्ट्रेच होगा और लेंस हमारा ज्यादा थिकर हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रेन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा हमारे हेड पे। क्लियर? तो उससे हेडेक क्रिएट हो जाएगा आपको। आया समझ में? सो मिनिमम डिस्टेंस विदाउट स्ट्रेन जो हम देख सकते हैं दैट इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर? याद रहेगा? 25 सेंटीमीटर स्केल के अकॉर्डिंग सोच लो बेटा। नाउ परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म है, ध्यान से देखो, परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब हम आई से देख रहे हैं, हमारी आई के एक तरीके से क्या है, कैमरा, ठीक है, फोटो क्लिक करके ब्रेन को सेंड कर रहा है, रेटिना पे इमेज बन रही है और वो ब्रेन को सेंड कर रहा है और ब्रेन उसको क्या करता है, स्टोर भी कर रहा है। अगर आप उस चीज को दोबारा देखोगे पहचान जाते हो ना, दिस इज फैन, दिस इज लाइट, दिस इज समथिंग, ठीक है, तो आपको याद भी रखता है ब्रेन, ठीक है। नाउ तो परसिस्टेंस का मतलब क्या है, अब आपके रेटिना पे कितनी देर के लिए वो इमेज परसिस्ट करती है, रुकती है, उसको हम परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं, दैट इज 1/16 सेकेंड, 1/16 ऑफ अ सेकेंड। इतनी देर के लिए आपकी रेटिना पे वो इमेज रुकती है। क्लियर हो गया? अब अगर किसी ने सपोज, जैसे मूवीज आप सबने देखी हुई है, देखिए ना, बहुत सारी देखी हुई है, हाँ, तो क्या होता है मूवीज में, अब क्या एक साथ बने जाती है 3 घंटे की मूवी, अलग अलग सीन्स होते हैं, अब वो सीन्स को ऐसे कोलैब करवा देते हैं कि मोर देन 16 इमेजेस पर सेकंड, यानी 1/16 का मतलब क्या है, एक सेकंड में आप 16 इमेजेस देख सकते हो। क्लियर? वो आपको अलग अलग लगेंगी, बट अगर किसी ने 16 से ज्यादा 20 इमेजेस पर सेकंड एक साथ मिक्स कर दी तो क्या होगा, आपको वो मूविंग लगने लगेगा। क्लियर? अभी कभी जैसे रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना, रिकॉर्डिंग में भी आपने देखा होगा फ्रेम पर सेकंड आता है 30 फ्रेम पर सेकंड, तो उससे वो आपकी पिक अलग अलग नहीं दिखेंगी, वो एक साथ कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखती है। अगर हम 16 से कम कर देंगे तो आपको ब्रेक होते 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 दिखेगी अलग अलग पिक्स। आया समझ? जैसे स्लाइड शो चलाते हो आप, बहुत सारी पिक हो जाए, स्लाइड शो चला दो। अब अगर स्लाइड शो में आपने अगर उसका टाइम इंटरवल 1/16 सेकंड से कम कर दिया तो वो आपको एक फास्ट मूविंग की तरह लगेगी। क्लियर? याद रहेगा? तो कभी भी अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूविंग पिक्चर्स कब बन पाएंगी, जब हम लेस देन 1/16 सेकंड उनका रख दें फ्रेम। क्लियर? या 20 पिक्चर्स या मोर देन 16 पिक्चर्स इन अ सेकंड अगर मिक्स कर दे तब हमारी वो मूविंग की तरह हमें दिखने लगेंगी। क्लियर? नाउ अब आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। सो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं आपके, चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका मायोपिया, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस भी हम इसे बोल सकते हैं बेटा। क्लियर? और इसमें क्या बताया था, देखो शॉर्ट साइटेडनेस, हिंट यही है, शॉर्ट मतलब पास का विजन क्लियर है, दूर का नहीं विजिबल है क्लियरली, ठीक है, क्लियरली विजिबल दूर का नहीं है, पास का क्लियर है। अब जैसे आप अगर हम नॉर्मल आई बनाएं इस वे में, क्लियर, ये कॉर्निया हो गया आपका आउटर पार्ट और पीछे हमने ये लेंस हो गया आपका और ये रेटिना हो गया। क्लियर? इतना पोर्शन हम दिखा रहे हैं। अब जैसे हमने बात की इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, तो नॉर्मल आई में क्या होता है, वो रेटिना पे फॉर्म हो जाती है। क्लियर? वो आपकी रेटिना पे फॉर्म हो जाती है इमेज, ठीक है। बट अगर सपोज किसी को मायोपिया हो गया है तो क्या होगा, वो रेटिना से पहले ही मीट कर जाएगी, लाइक ऐसे, ठीक है। तो देखो रेटिना पे जा तो रही है रेज बट फोकस नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट दिखेगा दूर का बट क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करें, कौन सा लेंस यूज करें, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है, ध्यान से देखो, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस हमने यहां लगा दिया, अब ये कॉनकेव लेंस आप सबको पता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो डाइवर्जिंग लेंस होता है तो ये इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की, बेटा बीच में तो सुनो ध्यान से, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज की
वर्चुअल इमेज क्रिएट कर देगा इन फ्रंट ऑफ आई, जहां पे अब आपका ये, तो यहां से अब ये डाइवर्ज होगा इस वे में। सपोज लेंस आपका यहां तक है, क्लियर, और अब आपकी ये डाइवर्ज हो रही है यहां से, तो ये यहां से यहां तक रेटिना पे पहुंच गई। क्लियर, ये डॉटेड लाइंस बताता हूं इंपॉर्टेंटली। अब ये डॉटेड लाइंस जहां पे मीट हो रही हैं, ये अब आपका फार पॉइंट हो गया, फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन या मायोपिक आई। क्लियर, ये बनाना पड़ेगा बेटा। ये दोनों डायग्राम्स आपको ध्यान से, एक तो डिफेक्ट ऑफ विजन वाला, क्लियर, जो हमने पहले बना दी कि रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो गई थी, और दूसरा ये करेक्शन वाला। कनकेव लेंस लगाया तो हमारा यहां से डाइवर्ज हो गई लाइट रे, क्लियर, और डाइवर्ज होके कन्वेक्स में फिर से क्या हो रही है, कन्वर्ज होके रेटिना पे अब इमेज हमारी बन गई। आए समझ में दोनों डायग्राम्स बेटा? क्लियर। मायोपिक में क्या होता है, मायोपिया में आपका जो फार पॉइंट है, जैसे हमने बात की कि हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं नॉर्मल आई, ठीक है, तो अगर किसी को मायोपिया हुआ है तो दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं है, तो वो इन्फिनिटी तक नहीं देख सकते क्लियरली। वो अराउंड 5 मीटर 6 मीटर 10 मीटर कितना भी हो सकता है वो चीज, क्लियर, तो वहां तक देख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसा लेंस देना है उन्हें कि उनकी वर्चुअल इमेज उनके फार पॉइंट पे बन जाए, यानी इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट्स की वर्चुअल इमेज उनके फार पॉइंट पे बन जाए। अब वो वहां पर देख रहे हैं, दैट इज सपोज 10 मीटर है किसी का फार पॉइंट, क्लियर, तो वो 10 मीटर पे ही देख रहे हैं अपने आईज के थ्रू, तो उन्हें वो चीज क्लियरली विजिबल होगी। तो दैट्स वाई उन्हें इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट अच्छी तरह क्लियरली विजिबल हो जाएंगे बाय यूजिंग कनकेव लेंस। क्लियर। सेकंड आपका हाइपरमेट्रोपिया, क्या मीनिंग है इसका बेटा, इसको और क्या बोलते हैं पहले दो, फार साइटेडनेस। क्लियर, सो इन विच अ पर्सन कैन एबल टू सी far away objects clearly but cannot able to see nearby objects. Clear, it is a defect in which a person can see far away objects but cannot able to see nearby objects clearly. Clearly word जरूर यूज कर लेना, मैं बहुत बार क्लियर यूज करता हूं, ठीक है, क्योंकि दिखेंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि पूरे गायब ही हो गए ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट वो फोकस नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई वो ब्लर दिखेंगे, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें एक और चीज बेटा, दैट इज कॉजेज। कॉजेज क्या होते हैं मायोपिया के, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। क्लियर, यानी कर्वेचर बढ़ गया आपका, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये दो रीजन है बेटा आपके मायोपिया के। क्लियर। हाइपरमेट्रोपिया में अब हम बात करें, अगर बना लो फिर मिटा, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, पास से जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये आपका नियर पॉइंट है नॉर्मल पर्सन का, दैट इज आप सबको पता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आप सब में क्या होता है, ये चीज रेटिना पे जाके मीट हो जाएगी, फोकस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पे, बट हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए क्या हुआ, ये कन्वर्ज नहीं हो पाई और आगे जाके मीट हो रही है, यानी आफ्टर रेटिना। रेटिना के बाहर तो खैर नहीं जा सकती, बट बेसिकली यानी रेटिना पर फोकस नहीं हुई, रेटिना के पीछे कहीं फोकस बन रहा है उनका। क्लियर, आया समझ में। अब ऐसा हुआ क्यों, यानी बेसिकली ये स्ट्रेच ज्यादा नहीं हो पा रहे। देखो मायोपिया वैसे भी आप क्या कह सकते हो, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिलियरी मसल्स अब रिलैक्स नहीं हो पा रहे। अगर दूर के ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली नहीं देख पा रहे तो सिलियरी मसल्स आपके रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। ड्यू टू जेनेटिकली भी हो सकता है ये डिफेक्ट्स, जरूरी नहीं है कि आपको ये अभी उस बेसिस पे, जेनेटिकली भी ये आपके डिफेक्ट कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर। नाउ अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है कि आपकी इमेज रेटिना के आगे बन रही है, तो आपको क्या जरूरत है, इसको क्या करवाने की, और ज्यादा कन्वर्ज, ताकि और ज्यादा कन्वर्ज कराओ रेटिना पे आ जाइए, तो इसलिए हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस। अब हाइपरमेट्रोपिया में पर्सन का क्या चेंज हुआ, फार पॉइंट या नियर पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिया में पर्सन का क्या चेंज हुआ, फार पॉइंट या नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। आप सबका नॉर्मल नियर पॉइंट क्या होता है,
नॉर्मल पॉइंट ऑफ नियर पॉइंट फॉर अ नॉर्मल आई दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो बट हाइपरमेट्रोपिक पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं देख सकता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर पे देख नहीं सकता है। सपोज 50 सेंटीमीटर वाले उसे क्लियर दिख रहे हैं या 1 मीटर वाले क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली नियर पॉइंट उसका शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, बढ़ गया है। क्लियर ये पॉइंट? यानी सपोज अगर हम ऑब्जेक्ट यहां रख दें तो उनको विजिबल हो जाएगा अच्छी तरह। तो हम क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और कन्वेक्स लेंस से इस 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअली यहां पे बनवाएंगे। आया समझ में? 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअली यहां पे बनवाएंगे और अब ये लाइट रे फर्दर कन्वर्ज हो रही है अब यहां से, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, कन्वर्ज होके मान लो वही वैसे जा रही है बेसिकली, और आगे जाके क्या हो जाएगी, अब रेटिना पे ही फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? बेसिकली क्या हुआ, ध्यान से देखो दोनों कंडीशन। मायोपिया में हमने क्या किया, जो इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट था उसकी वर्चुअल इमेज हम पास में लाए, जो मायोपिक पर्सन का नियर पॉइंट था वहां पे लाए, सॉरी मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट था वहां पे ले आए। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। यानी हम जो नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज क्या कर रहे हैं, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई पे बना रहे हैं, यानी वहां पर उनको विजिबल है। अब जैसे हमने 1 मीटर बोला तो 1 मीटर में उन्हें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, तो हमने 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज 1 मीटर पे बना दी, जिससे वहां पर अब उन्हें क्या हो रहा है, क्लियरली विजिबल हो रहा है, तो इसलिए वो इजीली देख पाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक? दोनों डिफेक्ट, इसके कॉजेज, कौन से लेंस यूज होते हैं वो क्लियर हो गए सबको? कॉजेज बेटा, पहला eyeball become too short, eyeball become too short, और elongation of focal length या focal length become too large। ठीक है, या तो आईबॉल आपकी छोटी हो गई या फोकल लेंथ आपकी ज्यादा बड़ी हो गई, दैट्स वाई रेटिना पे फोकस नहीं हो पा रहा है। तीसरा आपका डिफेक्ट प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इज सेम एज हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर? और किसी पर्सन को दो डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो तब भी हम प्रेस बायोपिया यूज करेंगे बेटा। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया अगर दोनों आ गया, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों है, तो उसके लिए वर्ड हम प्रेस बायोपिया ही यूज करेंगे। प्रेस बायोपिया बेसिकली क्यों होता है, ड्यू टू एजिंग। क्लियर? और ये बेसिकली क्यों होता है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। एजिंग से क्या होगा, आपकी जो मसल्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं। क्लियर? ओल्ड एज में मसल्स वीक होने लगती हैं तो आपकी आईज की मसल भी वीक हो जाएंगी, तो सिलियरी मसल्स आपकी वीक हो जाएगी, दैट्स वाई आपको प्रेस बायोपिया हो जाएगा। क्लियर? इसका देखो हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया सेम, हम पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए सिलियरी मसल स्ट्रेच करते हैं। क्लियर? तो सिलियरी मसल्स अगर स्ट्रेच नहीं होंगी तो पास के ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। क्लियर है वो चीज? तो उस कंडीशन को हम प्रेस बायोपिया बोलेंगे। एक और कंडीशन आपकी कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है, आई लेंस बिकम मिल्की और क्लाउडी विजन हो जाता है आपका, और धीरे धीरे लूसिंग ऑफ विजन भी हो सकता है, आई लॉस भी कंप्लीटली हो सकता है कैटरेक्ट की वजह से। तो इसलिए कैटरेक्ट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और सर्जरी वगैरह के थ्रू कैटरेक्ट पूरा रिमूव भी हो जाता है। ठीक है? प्रेस बायोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस। अगर दोनों टाइप के डिफेक्ट हैं तो बायफोकल लेंस। अगर दोनों टाइप के डिफेक्ट होते हैं तो उसके लिए बायफोकल लेंस यूज करते हैं। और बायफोकल लेंस का डायग्राम ध्यान से देख लो बेटा, ये इसमें नीचे की तरफ कन्वेक्स लेंस होता है और ऊपर की तरफ कनकेव लेंस होता है। बायफोकल लेंस ऊपर कनकेव और नीचे कन्वेक्स। ऊपर कनकेव क्यों, जब हम फार पॉइंट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स रीडिंग लाइक देख रहे हैं
तो नीचे की तरफ यूज करते हैं, नीचे वाला पोर्शन लेंस का। क्लियर? तो ये बायफोकल लेंस हो गया आपका, ठीक है, क्लियर यहां तक? नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बेटा इसमें आ सकते हैं कि आपके अब फोकस निकालना, सपोज पावर निकालना है, जैसे आप कभी अपनी आई टेस्ट कराने जाते हो डॉक्टर्स के पास, तो वो फोकस आपका निकालते हैं, देखते हैं आपकी आईज में क्या डिफेक्ट है और कितना पावर का आपको चश्मा लगेगा। क्लियर? तो वो कैसे निकालते हैं? देखो, आपका जो मायोपिया वाले केस में यू क्या है? माइनस इंफिनिटी। वी क्या है? आपका फार पॉइंट, जब आपका फार पॉइंट हो गया है। क्लियर? उसके बेसिस पे मेरा लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और आपकी फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। क्लियर? 1/u इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? इसको बता देना जब बंदो। हाँ, 1/इंफिनिटी 0। सो 1/v इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा आपका डायरेक्टली, और v हम हमेशा नेगेटिव में लेंगे बेटा। क्लियर? क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड बन रहा है, देखो u और v दोनों ही लेफ्ट साइड है आपके, तो इसलिए v नेगेटिव लेंगे। हाइपरमेट्रोपिया वाले केस में क्या होगा? u आपका 25 होगा माइनस का, और v आपका अगेन जो नियर पॉइंट हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिक आई का वो लेंगे, और अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज करके फोकल लेंथ निकालेंगे। अब आपको पहले से पता है कौन सा लेंस यूज होना है, और आपको लेंस के बेसिस पे फोकल लेंथ भी पता है, किसकी पॉजिटिव आती है किसकी नेगेटिव आती है। इसमें हम कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ सॉल्व करने पे नेगेटिव आनी चाहिए, तो v का साइन देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी। क्लियर? यहां पे तो सीधा सीधा v आपका माइनस f आपका सीधे सीधे v हो जाएगा। क्लियर? और माइनस का बेसिकली, क्लियर, v का मैं नंबर लिख रहा हूं बेसिकली क्योंकि माइनस तो यहीं से आएगा। ठीक है? अगर हमने बोला कि आपका नियर पॉइंट 5 मीटर है, तो फोकल लेंथ आपकी -5 मीटर हो जाएगी। क्लियर? और उससे आप पावर निकाल सकते हो। डन? पावर क्लियर है सबको? कैसे निकालते हैं? पावर इक्वल्स टू 1/f। f को हमें किस में रखना है? मीटर में रखना है हमेशा। यहां पर भी सेम वही, हमें u और v ध्यान से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा यहां पर है। क्लियर? यहां पे मायोपिया वाले केस में आप डायरेक्ट कर सकते हो, हाइपरमेट्रोपिया वाले में सॉल्व करना पड़ेगा आपको ध्यान से। और ये ध्यान रखना, पावर निकालते टाइम फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना। क्लियर यहां तक? टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर करेक्शन, और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपको मैंने बता दिए। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब अगर हम सपोज किसी प्रिज्म के थ्रू लाइट पास कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? देखो, इसमें दो केसेस आपको बताए हुए हैं। एक तो दैट इज सपोज हम नॉर्मल लाइट पास करा रहे हैं तो रिफ्रैक्शन होगा, अभी हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सेकेंड आपका डिस्पर्जन। ठीक है? रिफ्रैक्शन में क्या होगा? रिफ्रैक्शन में अब ये लाइट देखो, यहां पे कौन सा मीडियम है आपका? रेयरर, और ये ग्लास के अंदर डेंसर, एयर टू ग्लास जा रही है, तो किस तरफ बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो एक्चुअल तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये आपका एंगल आई हो गया और ये एंगल आर। सिमिलर वे में अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने नॉर्मल बनाई यहाँ पे, अब एक्चुअल में ये ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द प्रिज्म, बेस ऑफ द प्रिज्म बेंड हो गई। तो ये फाइनली ऐसे जाना चाहिए थी और फाइनली ऐसे जा रही है। इसको हमने पीछे बनाया डॉटेड, तो ये जो एंगल मिलेगा आपको यहाँ पे, जो एक्चुअल इंसिडेंट रे थी और फाइनल रे को हम कौन सी रे बोलते हैं? इमर्जेंट रे। और बीच में जो आपकी प्रिज्म के अंदर बन रही है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? लेबलिंग बेटा ध्यान से देख लो सारी चीज। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका बन गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट रे के साथ। क्लियर? और जो यहाँ पे मार्क्ड है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, कि आपकी लाइट रे कितना बेंड हो गई, कितना डेविएट हो गई फ्रॉम इट्स पाथ।
ठीक है, अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई, उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। क्लियर हो गया ये पार्ट आपको सबको? ठीक है, इसमें इतना ही आपको डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा, ये पूछा जाएगा। नाउ दूसरा आपका डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो पहले तो बेसिकली डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। ध्यान से अब देखो, ये दोनों चीज बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि रिफ्रैक्शन बोला है या डिस्पर्जन बोला है। रिफ्रैक्शन बोला तो आपका ये डायग्राम है, डिस्पर्जन के लिए क्या डायग्राम है आपका, कि जब लाइट रे, वाइट लाइट आपके प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। क्लियर? और वो फर्दर 7 कलर और स्प्लिट हो जाते हैं जब दूसरी बार रिफ्रैक्ट होके निकलते हैं तो। क्लियर? तो यहां पे अगर हम स्क्रीन रख दें तो ये 7 कलर हमें कौन कौन से मिलेंगे? वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स आपके ऑब्टेन्ड होंगे। अब इस पे क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है? एक तो डायग्राम बनाने के लिए आपको बोला जा सकता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डेफिनेशन आप सबको क्लियर हो गई? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। डिस्पर्जन होता क्यों है? रिफ्रैक्शन के कॉज तो मैंने आपको बताए थे। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट्स वाई डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन होता है। डिस्पर्जन क्यों होता है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज सारे कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। क्लियर? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट रे, तो जितने उसके कलर होंगे, जितने कलर से वो बना हुआ है, क्लियर, वो स्प्लिट हो जाएंगे और अलग अलग एंगल्स पे बेंड होंगे। अब जैसे इसमें रेड कलर आप देख रहे हो, रेड कलर सबसे ऊपर होता है, वॉयलेट सबसे नीचे होता है, रेड कलर सबसे कम बेंड होता है, यानी रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछ लिया जाए तो रेड का कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होता है, वॉयलेट का ज़्यादा होता है। क्लियर? बेंड वॉयलेट ज़्यादा होता है, क्लियर, रेड कम होता है, डेविएट। ठीक है? स्पीड बेटा रेड की ज़्यादा होती है। ठीक है? जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें स्पीड ज़्यादा होती है। क्लियर? वेवलेंथ पूछी जाए तो वेवलेंथ रेड की ज़्यादा होगी। क्लियर? वेवलेंथ ज़्यादा होगी रेड की देन वॉयलेट। क्लियर हो गया? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? और अब इसमें फर्दर एक और एक्सपेरिमेंट है कि अगर सपोज हमने दूसरा प्रिज्म इसके आगे रख दिया, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज ये क्या कि अगर दूसरा रख दे प्रिज्म तो क्या और 7 कलर्स बन जाएंगे? नहीं, और कलर नहीं होंगे। अगर हम रिवर्स प्रिज्म रख दें, प्रिज्म को अपोजिट शेप में रख दें, तो ये सारे 7 कलर जो हुए थे वो वापस रिकम्बाइन होके एक वाइट लाइट बना देंगे। क्लियर? तो उसको, उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। और ये किन्होंने किया था? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। ठीक है? नाउ ठीक है, अच्छा नाउ, और इसके डिस्पर्जन के एग्जांपल, रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो में क्या क्या होता है? रेनबो देखा है ना सबने? रेनबो में आपकी क्या होती है? जो रेन ड्रॉप्स होती हैं सस्पेंडेड आफ्टर रेन्स, क्लियर, वो एक्ट करती हैं एज अ प्रिज्म, स्मॉल प्रिज्म। बहुत सारी रेन ड्रॉप्स होती हैं, वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं, और जब लाइट रे उसके अंदर एंटर होती है तो वो क्या होती है? 3 फिनोमेना क्या क्या बताए थे? पहला रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होगा बेटा, वो भी बात करते हैं उसकी भी। तीसरा आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है? ठीक है, पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा आपका डिस्पर्जन। देखो रिफ्रैक्शन क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट है, एयर टू वाटर लाइट रे जा रही है, तो रिफ्रैक्शन तो होगा। क्लियर? तो यहां से ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं 7 कलर्स। अब अंदर ही अंदर रेन ड्रॉप में दूसरी तरफ से नहीं निकल पाती वो, तो वो क्या होती है? वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें यहाँ पर ऐसे विजिबल होती है। हम यहाँ पे खड़े हैं
और सन हमारा यहां पर है। क्लियर? तो सन के हमेशा अपोजिट साइड आपको रेनबो कहां विजिबल होगा? सन के अपोजिट साइड। ठीक है, हमें सन के अपोजिट साइड ही रेनबो दिखेगा, कभी भी ऑब्जर्व करके देखना ये चीज, ऑर्डर में लिखना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, देन TIR और देन डिस्पर्जन आपका। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अब ऐसा नहीं है कि TIR पूरा हो रहा है यहाँ पे कुछ लाइट रे आपकी रेन ड्रॉप से इधर भी निकल जाएंगी, दैट्स वाई आपको रेनबो इतना ज़्यादा ब्राइटेस्ट नहीं दिखता। ठीक है, आया समझ में? ज़्यादा ग्लो करता हुआ नहीं दिखता कि पूरे कलर्स आपको अच्छी तरह विजिबल हो जाए। तो कई बार कम कलर्स भी दिखते हैं इसी वजह से कि हर जगह रेन ड्रॉप्स भी अवेलेबल नहीं है और फुल्ली रिफ्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही हैं। क्लियर? रेन ड्रॉप के आगे एक और रेन ड्रॉप आ जाए तो रिफ्रैक्शन ही होगा। ठीक है हाँ, नेक्स्ट आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? नाम से ही क्लियर है होता क्या है, एग्जाम्पल नहीं पूछे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाम से ही क्लियर है, एटमॉस्फेयर से, यानी जो रिफ्रैक्शन आपका एटमॉस्फेयर की हेल्प से हो रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल्स अब इसके क्या क्या? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब स्टार्स क्यों ट्विंकलिंग होते हैं, इस पे देखो दो क्वेश्चन बनते हैं मेनली। एक तो आपका देखो स्टार्स ट्विंकल होते हुए क्यों दिखते हैं? क्योंकि अर्थ से दूर है तो वो पॉइंट साइज सोर्स दिखते हैं। ठीक है, अर्थ से बहुत दूर है, पॉइंट साइज सोर्स दिखते हैं। तो अब देखो एयर में क्या है, बहुत सारी लेयर्स है हमारी एटमॉस्फेयर में, एयर की बहुत सारी लेयर है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या ज़्यादा होगा बताओ? अगर हम ऊपर जाते जाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर कम होगा क्योंकि थिनर एयर होगी। क्लियर? जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब ऊपर से नीचे लाइट रे आ रही है हमारे पास। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो कम हो रहा है ऊपर, ठीक है, दूसरी चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स्ड भी नहीं है, आपकी एयर मूव हो रही है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली चेंज होता रहता है। तो किसी मोमेंट आपको स्टार कहीं पर दिखेगा, किसी मोमेंट थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो जाएगी या लाइट कम या ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि स्टार्स क्या हैं, ट्विंकल हो रहे हैं। क्लियर? तो मेन रीज़न एक तो स्टार हमें पॉइंट साइज सोर्स है एंड द अमाउंट ऑफ द लाइट रीचेज अस दैट फ्लिकर्स। फ्लिक होती है मतलब इन द सेंस कि चेंज हो रही है, अमाउंट ऑफ लाइट आपकी फिक्स नहीं आ रही है, इसलिए हमें वो ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखता है। अब ये इफेक्ट हमें प्लैनेट्स में क्यों नहीं दिखता? प्लैनेट्स बड़े तो नहीं है, स्टार्स ही बड़े हैं ऑब्वियसली। प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स, दैट्स वाई वो हमें बिग एक्सटेंडेड सोर्स लग रहे हैं, तो उनसे कंटिन्यूस लाइट हमें आ रही है। क्लियर? लाइक हेलोजन बम की हेलोजन बल्ब की बात करें, बम नहीं, हेलोजन बल्ब और सपोज एक एलईडी जो आप वो दिवाली लाइटिंग में यूज़ करते हो, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? वही हमारे लिए प्लैनेट और स्टार्स में डिफरेंस है। आए समझ में? ठीक है, तो प्लैनेट हमें कंटिन्यूस लाइट आती रहती है, इसलिए हमें प्लैनेट ट्विंकलिंग होते हुए नहीं दिखेंगे। दूसरा आपका बेटा इसका एग्जाम्पल, एक स्टार सीम्स टू बी हाइयर देन दे आर। स्टार सीम्स टू बी हाइयर, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे हमारे पास हाइयर देन दे आर, ऊपर से नीचे लाइट रे आ रही है। क्लियर? देखो बेसिकली स्टार सपोज यहाँ पर है तो हमारे पास ऐसे बेंड होते हुए लाइट रे आ रही है। अब हम इसको सीधा करके देख रहे हैं ऐसे, तो स्टार हमें यहाँ पे अपीयर हो रहा है। आया समझ में? ऊपर की तरफ अपीयर हो रहा है, ये भी रीज़न पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। देखो रीज़न बेटा, रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत रहेंगे इस चैप्टर में, तो रीजनिंग ध्यान से कि कौन सा फिनोमेना आपका यूज़ हो रहा है। क्लियर? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में और डिस्पर्जन में। क्लियर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में और क्या है आपका एग्जाम्पल? एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। नहीं, वो है बेटा, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट है आपका। क्लियर? आपका सन 2 मिनट पहले ही हॉराइजन से ऊपर दिखने लगता है। क्लियर? और 2 मिनट बाद तक सनसेट होने के बाद भी दिखता है बिकॉज ऑफ
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर? नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है आपका? जब लाइट किसी भी पार्टिकल पे पड़ती है तो वो क्या होती है? स्कैटरिंग, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स फैल जाना, स्कैटर्ड मीन्स फैल जाना। अब सपोज आप एक बल्ब बाहर जला लो रात में, बहुत सारे बल्ब जला दो, फिर भी सन जैसी रोशनी हो सकती है? नहीं। तो सन में कुछ ऐसी चीज़ क्या है कि अब सन में, अब ऐसी चीज़ अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पे चले जाएं तो क्या वहाँ पे भी सन की ऐसी लाइट दिखेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर में क्या है? छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। क्लियर? वो क्या करते हैं, जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो स्कैटर्ड करा देते हैं उस सनलाइट को चारों तरफ। क्लियर? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे को सनलाइट पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। क्लियर? और कौन सा कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है? ब्लू कलर। ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। दैट्स वाई आपका स्काई कलर क्या है? ब्लू आपको ऑब्जर्व होता है। ऑब्जर्व होता है, स्काई कलर वैसे नहीं है, हमें ऑब्जर्व होता है। क्लियर? स्काई का कोई कलर थोड़ी ना, कोई पार्टिकल थोड़ी ना वहाँ पे, ठीक है? मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है, कलर नहीं है वहाँ पे कुछ भी, हमें अपीयर होता है क्योंकि वाइट लाइट है। वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, फैलता है, इसलिए हमें वो ब्लू कलर ऑब्जर्व होता है। क्लियर? अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो क्या होगा? तो हमें कौन सा कलर दिखेगा? ब्लैक कलर दिखेगा, और सन एक बस ऐसे वाइट सोर्स दिखेगा जैसे नॉर्मली मून दिखता है हमें। आया समझ में? ऐसे इस पे एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि पैसेंजर्स जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उनको स्काई कैसा दिखेगा? मतलब जब वो एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएंगे तो ब्लैक दिखेगा। क्लियर? हाई ऑल्टीट्यूड्स पे अगर आप चले जाओगे तो वहाँ से आपको वो ब्लैक दिखेगा। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब पहाड़ नहीं, बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, 10-15 मतलब एटमॉस्फेयर जहाँ तक है उससे ऊपर निकलना पड़ेगा तब स्पेस में, या मून वगैरह पर अगर हमें तो वहाँ से हमें स्काई ब्लैक दिखेगा। क्लियर हो गया ये चीज़? रीज़न बेटा अब देखो वही चीज़, अब ब्लू कलर ऑफ द स्काई आपको पूछ लिया, इसका रीज़न क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका रीज़न क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। अब कई बच्चे अगर इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखा है तो वो गलत है टोटल। क्लियर? इसलिए कह रहा हूँ रीजंस प्रॉपरली कि कौन सा किसके लिए है। रेनबो फॉर्मेशन का रीज़न क्या है? डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? डिलेड सनराइज और सनसेट का रीज़न क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर? टिंडल इफेक्ट सबको पता है? टिंडल इफेक्ट यही होता है बेटा कि आप फॉरेस्ट वगैरह में चले जाओ, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे आपका ज़्यादा आपको अमाउंट वहाँ पर, मतलब ऐसे ही सनलाइट स्कैटर्ड होती हुई दिखती है। क्लियर? नाउ इस पे एक और फिनोमेना आपका, दैट इज कलर ऑफ सनराइज, सन एट द सनराइज एंड सनसेट। अब देखो सनराइज और सनसेट पे आपका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है सन का? अभी नॉर्मली अगर हम दिन आफ्टरनून के टाइम पे देखें तो ये क्या होता है? वाइट या येलो दिखता है आपको। क्लियर? सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, रेड या ऑरेंज। ठीक है? क्यों ऑरेंज? बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो आपका स्काई का कलर भी उस टाइम पे ऑरेंज हो जाता है। ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि जब आपका सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे होता है, जब ड्यूरिंग डे टाइम आप वर्टिकली ऊपर की तरफ देखते हो, सनराइज और सनसेट के टाइम पे हॉरिजॉन्टली देखते हो, तो हॉरिजॉन्टल में क्या है? बेसिकली आपकी एटमॉस्फेयर की जो लोवेस्ट लेयर है उसके थ्रू आप देख रहे हो, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। क्लियर? स्कैटरिंग ज़्यादा होने की वजह से ब्लू कलर क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड आउट हो जाएगा। ब्लू कलर क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड आउट। क्लियर? तो उसमें क्या होगा? आपकी रेड कलर की आपने अभी पढ़ी थी, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो रेड कलर आपका ज़्यादा विजिबल होगा। क्लियर? तो दूर दूर तक आपका रेड कलर विजिबल होगा। डन? क्लियर? सनराइज और सनसेट दोनों बेसिस पे यही होगा। क्लियर? चलो ऑल द बेस्ट।